आज की इस वीडियो में मैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस के बारे में बात करूंगी कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस क्या होता है, उसके होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कितनी कॉस्टिंग लगती है, फोटोथेरेपी क्या होती है, फोटोथेरेपी के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सप्लाईज़ यानी कि क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड रहेंगे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अगर न्यूबॉर्न को जॉन्डिस है तो मदर को डाइट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, और साथ ही मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मेरे बेटे को न्यूबॉर्न जॉन्डिस था, तो कैसे मुझे पता चला कि इसको जॉन्डिस है, या घर लाके कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा डिस्चार्ज हो जाए तो घर लेकर जब आप आएंगे तब उसको कैसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि उसका जॉन्डिस इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। तो ये सब के साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो डेफिनेटली लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और इन बिटवीन भी मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स देती जाऊँगी जो आपको एज अ न्यू पेरेंट या टू बी पेरेंट बहुत हेल्प करेंगी न्यूबॉर्न जॉन्डिस बच्चे में डिटेक्ट करने के लिए, और आगे उसको किस तरीके से टैकल करना है उसके लिए। नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत लंबे गैप के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। राशि की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे थे फैमिली से मिलने के लिए, और ऋषभ का भी मुंडन सेरेमनी प्लान किया था, तो इसीलिए इतने टाइम के बाद आज मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। तो मुझे 99% चांस लग रहे थे, मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो मैंने जो अपना हॉस्पिटल बैग पैक किया था वो 3 डेज़ के हिसाब से ही पैक किया था। उसका रीज़न यही था कि हॉस्पिटल घर से काफ़ी दूर भी था, ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर की जर्नी थी, और लास्ट मिनट पे कोई सरप्राइज़ मिल जाए या किसी वजह से हॉस्पिटल में लंबा रुकना पड़े, ये सब सोच के मैंने 3 डेज़ पैकिंग करी, जो मेरे एक्चुअली काम भी आई, क्योंकि बच्चे को जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा डिलीवर होता है यानी इस दुनिया में आता है, तब डॉक्टर काफ़ी सारे टेस्ट उसके ऊपर करते हैं, जिसमें से एक टेस्ट ब्लड टेस्ट भी होता है। तो ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है कि बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं है, या माइल्ड है। तो जब मेरा बेटा डिलीवर हुआ, ऋषभ आया, तब उसका जब ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट्स आई, तब फर्स्ट डे के एंड तक आती हैं यूजुअली, तो उसमें उसको माइल्ड जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ था। तो मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप 1 डे और स्टे करो, हम नेक्स्ट डे फिर इसका टेस्ट करेंगे चेक करने के लिए कि इसका जो जॉन्डिस है वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड था पैकेज में, 3 डेज़ का स्टे कवर्ड था, तो डॉक्टर ने बोला आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी। तो हमें भी डिसीजन सही लगा वहाँ रुकने का, क्योंकि फिर घर जाना वापस आना काफ़ी लंबा जर्नी हो जाता है। तो हमने हॉस्पिटल में रुकने का ही प्लान किया। वैसे अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है और आप कंफ्यूज्ड हैं या नहीं जानती हैं कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं कि आपको हॉस्पिटल बैग में अपने लिए और बेबी के लिए क्या क्या पैक करना चाहिए, तो वो वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से जब ऋषभ का टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें जॉन्डिस इंक्रीज़ हो गया था। तो जो वैल्यू होती है, सेफ़ वैल्यू जो बोलते हैं, वो 15 होती है, वो बिलीरूबिन की वैल्यू बोली जाती है। 15 से अगर कम है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को फोटोथेरेपी नहीं देनी पड़ेगी। डॉक्टर अपना कुछ एक लिमिट रखते हैं कि 10 से अगर अंदर है तो फोटोथेरेपी नहीं देनी है, या नेक्स्ट डे इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो फोटोथेरेपी नहीं देनी है। तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलिए। वो अगर सजेस्ट करते हैं फोटोथेरेपी करना है तो बेटर है आपके डॉक्टर के हिसाब से ही आप जो भी ट्रीटमेंट है अपने बच्चे को दें। तो बेटे की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली सजेस्ट किया कि इसको फोटोथेरेपी में रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। अब जो इंक्रीज़ होने के रीज़न्स होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरे केस में डॉक्टर ने बोला, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप और बेटे का ब्लड ग्रुप दोनों का ही अलग अलग था, यानी कि मेरा नेगेटिव है उसका पॉजिटिव है, एक रीज़न वो हो सकता है। दूसरा, अगर आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग ऑप्ट करते हैं, यानी कि जो बच्चे की नाल कट करी जाती है उसको अगर आप ऑप्ट करते हैं कि थोड़ा डिले किया जाए ताकि जो भी ब्लड है वो बच्चे की बॉडी में वापस लौट सके, उसके अपने कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, उसको मैं फिर कभी कवर करूँगी। उस केस में भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है बच्चे की बॉडी में गया है, तब भी जो है बच्चे को जॉन्डिस होने का चांस बढ़ जाता है। एक जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो हमने कैलकुलेटेड रिस्क एक लिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को कुछ इन्फेक्शन है या डिलीवरी के टाइम पे
कुछ उसको चोट लगी है या इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर उसका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर बच्चा प्री टर्म है। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से न्यूबॉर्न जॉन्डिस हो सकता है। तो हमारे केस में डॉक्टर कुछ पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे, किसी के भी केस में एक्चुअली नहीं कर पाते हैं। एक रीज़न बोल देते हैं कि ये वजह हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या वजह होती है कोई नहीं जानता। तो जब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, डॉक्टर ने सजेस्ट किया फोटोथेरेपी में रखना है। तो मेरे रूम पे ही एक जो फोटोथेरेपी का पूरा सेटअप होता है, टेबल होती है, लाइट्स होती है, वो सब लाकर लगा दिया गया वहाँ पर। उसमें बच्चे को लिटाना होता है। तो ऊपर जो टेबल होती है जिस पर बच्चे को लिटाना होता है वो पर्सप्लेक्स की होती है, एक तरीके का प्लास्टिक होता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, आपको बच्चे को सिर्फ डाइपर पहना के बिना किसी कपड़े के उसके ऊपर लिटाना होता है, ताकि अच्छे से जो लाइट उसकी बॉडी में अच्छे से पड़ सके और जो भी वो बिलीरूबिन है वो बॉडी से बाहर निकल सके। अब यहाँ मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरा न्यूबॉर्न था, सिर्फ अभी 2 दिन का बच्चा है, उसको बिना कपड़ों के लिटाना है टेबल पे। मौसम भी थोड़ा बारिश का था, मौसम में ठंडक थी। तो बच्चा एक जो न्यूबॉर्न होता है, गर्मी में भी उसको हल्का सा वार्मथ में रखा जाता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वूम वाला, गर्भाशय वाला, वो सब बनाया जाता है। और यहाँ तो मौसम ठंडा था, तो ऋषभ बिल्कुल भी उस टेबल पे लेट ही नहीं रहा था, बहुत रोता था फीडिंग के लिए भी और टेम्परेचर की वजह से भी। रूम में हालांकि वो सब मेंटेन करने की कोशिश की थी हम लोगों ने, लेकिन जो वार्मथ उसको गोद में या लैब में मिल सकती है वो डेफिनेटली उस टेबल पे नहीं मिल रही थी। तो उसको उसमें रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब नर्स ने आके रिव्यू किया तो उन्होंने बोला कि आपको इसको प्रॉपरली इसमें रखना पड़ेगा। अगर आप गोद में इस तरीके से लेके बैठी रहोगी तो कभी भी उसका जो बिलीरूबिन की वैल्यू है, यानी कि जो जॉन्डिस है, वो कभी भी कम नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगी आगे। तो उस रात मैं उसको जो फीड भी करा रही थी या फिर उसको लाइट में रखने की कोशिश कर रही थी, तो अपने लैप में मैंने उसको रखा बिना कपड़ों के, सिर्फ डाइपर पहना के, और लाइट्स अपने ऊपर इस तरीके से करी कि एटलीस्ट उसकी बॉडी पे तो पड़ती रहे। जो सजेस्टेड था वो ये था कि उसको टेबल पे लेटाया जाए ताकि उसको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लाइट आए, लेकिन वो नहीं लेट रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है, एटलीस्ट ऊपर से तो उसको लाइट पड़ेगी तो कुछ तो इफ़ेक्ट रहेगा। और इफ़ेक्ट पड़ा भी, क्योंकि जब उसका नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ तब उसकी बिलीरूबिन की जो वैल्यू थी वो कम आ गई थी। डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज तो दे दिया, लेकिन साथ में एक कॉशन भी दिया था कि अगर आप जब घर पे जा रहे हो तो आपको प्रॉपरली और कंटिन्यूसली डेली मॉनिटर करना है कि इसका जो जॉन्डिस है वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है, स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप टू बी पेरेंट हैं तो अब जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी वो आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपको कैसे समझना है कि बच्चे का जो पीलिया है वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है, फैल तो नहीं रहा है। तो जो जॉन्डिस होता है वो सर से स्टार्ट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है। तो आपको सबसे पहले बच्चे की आँखें जो हैं, यानी कि जो सफ़ेद पार्ट होता है, ये पूरी तरीके से येलो यानी कि पीला दिखेगा। और धीरे धीरे ये जो है चेस्ट में, फिर पेट में, फिर थाइज़ में और लास्ट में बच्चे के जो तलवे होते हैं पैर के, वहाँ तक फैलता है। तो इसको देखने का तरीका है कि आपको बच्चे की जो भी स्किन है वो प्रेस करनी है और प्रेस करके छोड़ देना है। तो जब आप प्रेस करेंगे तो अगर वो आपको येलो कलर की दिखेगी, वो इस तरीके से येलो दिखती है कि जैसे किसी ने बच्चे की स्किन पे हल्दी लगा दी हो। तो अगर आपको उस तरीके का लग रहा है और बच्चे के पैरों की तरफ आपको वो चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है तो वो एक डेंजर साइन है, आपके लिए एक कॉशन साइन है कि अब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। तो इस वीडियो में देखिए मैंने किस तरीके से चेक किया है। तो मैंने चेक किया और ये वीडियो बना के मैंने अपने डॉक्टर को भेजी, तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुरंत हॉस्पिटल आओ, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि इसको एडमिट करना है या फिर इसको घर भेजा जा सकता है। जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी वो हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत दूर था। मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना चाहिए, तो जो हॉस्पिटल मेरे घर के पास था वो मैंने ऑप्ट किया। वहाँ मैंने कंसल्ट किया और उसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए हम लोग वहाँ लेकर गए, डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसका सैंपल ड्रॉ किया गया और हमको घर वापस भेज दिया ये बोल के कि जब इसके रिज़ल्ट्स आएंगे तब हम आपको कांटेक्ट करके बताएंगे। तो ये बात है ऋषभ के होने के आई थिंक 7th डे की, क्योंकि 7th डे ही बच्चों के लिए कुछ पूजा की जाती है हमारे घर में, जिससे अगर उनको लेके कहीं बाहर जाना है तो थोड़ा बोलते हैं कि आप अब जा सकते हो पूजा के बाद। तो 7th डे हम लोगों ने प्लान की थी। तो घर में ऐसा माहौल था कि पूजा चल रही है, यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे हैं, पूजा की तैयारी चल रही है और अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपके बेटी की वैल्यू बहुत हाई है, उसको इमीडिएटली जो है आपको एडमिट करना पड़ेगा।
अभी जो वैल्यू एक नॉर्मल रेंज बोली जाती है 15, 16, 17 इसके अंदर है, तो बोलते हैं कि ठीक है फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी, लेकिन उतना ज़्यादा कोई डेंजर की बात नहीं है। वैल्यू अगर 20 के ऊपर जाती है और बहुत लंबे समय तक बच्चे की वही वैल्यू रहती है तो बच्चे का ब्रेन डैमेज होने का चांसेस हो जाता है। तो हमारे बेटे की वैल्यू 20 से ऊपर आई थी, लेकिन लकीली वो बहुत जल्दी हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो माहौल थोड़ा टेंस्ड हो गया कि एक तरफ जो है हम लोग रेडी हैं, पूजा की तैयारी चल रही है, पूजा जस्ट करने ही वाले हैं और अभी कॉल आया है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो मेरी तो एकदम से कहते ना जैसे धक धक सी हो गई, और एज अ न्यू मदर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रही थी। फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि भाई इतने छोटे बच्चे को, 7 डेज़ का मेरा बच्चा है, अब मुझे उसे एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में जब उसको लेकर गए, उसके पहले यहाँ एक जो फॉर्मेलिटी थी पूजा वाली वो फटाफट एक 10-15 मिनट्स में कंप्लीट करके और उसको हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उसको जब एडमिट कराया तो एक और ही सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मैंने इस तरीके का कभी जॉन्डिस के बारे में ना किसी से सुना था, ना इसके बारे में कुछ मैंने पहले से जानकारी इकट्ठी की थी। तो वहाँ जब गए तो पता चला कि इसको NICU में एडमिट करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रॉपर इसको केयर मिल पाएगी और नर्सिस वगैरह 24 आवर्स रहती हैं तो अच्छे से देख पाएंगी। और इसके अलावा पेरेंट्स ना तो अंदर जाना अलाउड है, ना ही वहाँ पर कुछ ऐसा डोर या विंडो है जिससे आप अपने बच्चे को देख सकें। तो आज की डेट में तो मुझे पता है कि मेरा बेटा 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन जब हम एडमिट कराने गए थे तब हमें नहीं पता था कि वो कितने टाइम वहाँ अंदर एडमिट रहने वाला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग और सरप्राइज़ था वो, कि मैं बेटे को अब छू भी नहीं सकती, कब तक नहीं छू सकती, कब तक नहीं देख सकती, कब तक उसको टच नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल ने हमें बोल दिया कि अब आपका बच्चा हमने एडमिट कर लिया है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं हमने पूरी कर ली हैं, पेपर वर्क हो गया है, अब आप जाइए घर पे और हर 2 से 3 घंटे में इसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उन्होंने हमें बता दी, इतना मिल्क चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क या जितना भी मिल्क बच्चे को देंगे, फ्लूइड देंगे, उतना जल्दी ही वो जो बिलीरूबिन है जिसकी वजह से पीलिया होता है वो बॉडी से फ्लैश आउट होगा बच्चे के। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि एक तो बच्चे को वहाँ अकेले छोड़ना है, दूसरा आपको हर 2 घंटे में वहाँ मिल्क सप्लाई करना है। अदरवाइज़ हॉस्पिटल ने बोला था अगर आप नहीं कर पाओगे ऐसा तो फिर हमें मजबूरी में इसको फार्मूला फीड पे रखना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो वहीं पर स्टे करेंगे, क्योंकि बच्चे को छोड़ के आना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था और ना ही NICU के बाहर रुकना अलाउड था। तो वो रिसेप्शन एरिया में रुके। मैं घर आई वापस और मेरा काम यही था कि हर 2 घंटे में मुझे जो है मिल्क देना है, यानी कि पंप करके और मिल्क सप्लाई करना है, हॉस्पिटल बच्चे के पास पहुंचाना है। तो वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल से कटी थी। आप समझिए पिछले 6 दिन से मैं अपने बच्चे के साथ सो रही हूँ, हर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, जब भी वो डिमांड कर रहा है उसको फीड कर रही हूँ। और अब सडनली वो मेरे पास नहीं है तो मुझे बड़ा खाली खाली सा फील हो रहा था। तो उस रात मैं बहुत रोई थी और उसके कपड़ों को हक करके सोई थी रात में। लेकिन क्योंकि मुझे बेटे के लिए मिल्क भी देना था तो मुझे सब ने यही समझाया कि थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी या तुम परेशान रहोगी तो मिल्क सप्लाई पे डेफिनेटली अफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कोशिश करी अपने आप को शांत करके और थोड़ा सा रिलैक्स करके। तो मिल्क जब पहुंचाना था तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था, हैंड एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। तो इमीडिएटली ब्रेस्ट पंप भी मैंने परचेज़ किया। तो इसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी ब्रेस्ट पंप के ऊपर। तो यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मुझे 2 घंटे में मिल्क पहुँचाना है तो एटलीस्ट 1.5 घंटे में मुझे जो है पंप करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तो लगते हैं पंप करने के लिए। तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि इतना जल्दी उतना क्वांटिटी सप्लाई करना, पंप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था इनिशियली मेरे लिए। इनिशियली बच्चे को 3 लाइट्स में रखा गया था। तो इस तरीके से साइड से लाइट्स लगी थी और एक नीचे से लाइट लगी हुई थी। क्योंकि उसकी वैल्यू 20 के ऊपर थी तो डॉक्टर ने बोला अभी 3 लाइट्स में रखना पड़ेगा। फिर उसका एक बार दोबारा टेस्ट हुआ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी। डॉक्टर ने आके रिव्यू किया, तब उन्होंने बोला कि अब इसको 2 लाइट्स में रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक हैप्पी न्यूज़ भी मिली। डॉक्टर ने बोला कि कोई भी एक पेरेंट, या तो मदर या तो फादर, अंदर जाके बच्चे को देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा रिलीफ था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी कंडीशन समझ रहे थे तो उन्होंने मुझे ही प्रेफरेंस दी, मुझे ही कहा कि तुम जाओ अंदर जाके देखो उसको।
तो आज भी मैं आप लोग को वो इंसिडेंट बता रही हूँ तो थोड़ा मैं इमोशनल फील कर रही हूँ। तो जब मैं अंदर गई और अंदर का मैंने पूरा आसपास का नज़ारा देखा तो मतलब मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ही सहम गई, मतलब रुक गई। इतने छोटे छोटे से बच्चे, कोई 7 मंथ में हो गया है, कोई 8 मंथ में हो गया है, अलग अलग जगह पर उनको सिरिंजेस लगी हुई हैं या पाइप्स लगी हैं, तो देख के बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोना सा आ रहा था देख के। फिर जब मैं अपने बेटे के पास गई उन सबको क्रॉस करके तो उसको देख के तो मैं बिल्कुल रोने ही लगी। उसके आईवी लगी हुई थी, ड्रिप लगी हुई थी जल्दी बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए बिलीरुबिन को, और वो सोया हुआ था। उसकी आंखों पे ब्लैक कलर की एक पट्टी बांधी हुई थी ताकि जो लाइट है उसकी आइज़ में ना जाए, और वो बिना कपड़ों के वो टेबल पे पड़ा हुआ था। तो मुझे अंदर से देख के बहुत दुख हो रहा था, लेकिन ये भी लग रहा था कि वो प्रोसीजर ज़रूरी भी है उसकी हेल्थ के लिए। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी उसको टच करने के लिए तो मुझे नर्स ने मना कर दिया कि आप अभी टच मत करो, बच्चा बहुत छोटा है, आपका टच पहचान जाएगा तो और रोने लगेगा। तो इनिशियली क्या होता है जब उसको या किसी भी बच्चे को NICU में या मदर से दूर लेके जाते हैं तो वो बहुत रोता है। तो सेम मेरे बेटे के साथ भी हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है थोड़ा सेट हो जाते हैं क्योंकि उनको मिल्क मिलता रहता है। तो जब मुझे टच करने से मना किया ये बोल के कि आपका टच पहचान जाएगा फिर और रोने लगेगा तो हमें मैनेज करने में मुश्किल रहेगी, तो आप समझिए मेरे लिए कितनी टफ सिचुएशन रही होगी कि बच्चा सामने है मेरे, उस कंडीशन में है, मैं उसको छू नहीं सकती, उसको प्यार नहीं कर सकती। तो बड़ा मुश्किल से अपने आप को रोका मैंने। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि उसकी जो वैल्यू है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही थी और उसको विदिन 24 आवर्स फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 24 आवर्स के बाद उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 8 के आसपास आ गई थी। तो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि अब आपको 1 वीक के बाद आना है दोबारा से और हम रिव्यू करेंगे कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ ही होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि डेली जो है उसको मॉर्निंग में घर आने के बाद 1 घंटे सुबह की धूप में लेकर जाते थे 6 बजे उठ के। वैसे तो यूजुअली बादल रहते थे, धूप नहीं थी, लेकिन जब भी थोड़ी सी भी धूप या रोशनी होती थी मैं उसको 1-1 घंटे धूप में सुबह और शाम कोशिश करती थी उसको लेकर जाने की, ताकि उसका जो पीलिया है वो जल्दी से जल्दी बॉडी से फ्लश आउट हो सके। लेकिन जब हम उसको 1 हफ्ते के बाद रिव्यू के लिए लेके गए तो उसकी वैल्यू फिर इंक्रीज़ हो गई थी। तो डॉक्टर भी थोड़ा परेशान हो गए कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। पहला तो कि उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसकी फ़ोटोथेरेपी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के बाद गारंटी नहीं थी कि वो वैल्यू जो है कम ही होगी। तो उस समय डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि वो हमें कुछ मेडिसिन देंगे बच्चे के लिए, जिसके बाद वो फिर रिव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर डॉक्टर को एक डाउट और आ रहा था कि अगर अब मेडिसिन के बाद भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई तो चांसेस हो सकते हैं कि इसको ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉन्डिस हो रहा है। तो ये भी एक नई चीज़ थी मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। तो डॉक्टर एक एक करके हर चीज़ को रूल आउट करते जा रहे थे कि किसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वो मेडिसिन का नाम लिख के हमको दिया, ये कहते हुए कि अगर अभी भी इसका कम नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे जाके आपको जो है मैं बोलूँ कि अब इसको ब्रेस्ट मिल्क मत पिलाओ, क्योंकि हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉन्डिस इसको इंक्रीज़ हो रहा हो। तो अगेन जो वो 1 हफ़्ता था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कह लीजिए थोड़ा टेंशन वाला था कि सीरियसली अगर इसको मेरे मिल्क से अगर इसको जॉन्डिस हो रहा है तो सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात रहेगी, और अगर मैं इसको फीड नहीं करा पाऊँगी आगे भी तो वो भी एक मतलब मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। तो वो मेडिसिन हमने उसको दी 1 वीक तक, जितना भी डॉक्टर ने डोसेज वगैरह सब बताया था, धूप में भी उसको लेकर जाते थे। फॉर्चुनेटली जब उसको 1 हफ्ते के बाद लेके गए तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम आई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि मैं एश्योर्ड थी अब कि एटलीस्ट मेरी वजह से या मेरे मिल्क की वजह से बच्चे को जॉन्डिस नहीं हो रहा है, मैं उसको फीड आगे करा पाऊँगी जैसा मैंने सोचा था। तो जब उसकी वैल्यू ठीक आई, सब ओके आया, तब डॉक्टर ने बोला कि अब फाइनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब इसकी वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज़ ही होगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार और 1 हफ्ते के बाद आना पड़ेगा, ताकि हम सब लोग अश्योर हो पाएँ कि अब इसको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी फाइनल विज़िट जो थी डॉक्टर के पास, उसमें भी उसकी वैल्यू काफ़ी कम ही आई थी। तो
ये सब में ऑलमोस्ट 1 महीना हमारा चला गया। उसको हॉस्पिटल ले जाना, एडमिट करना, फिर लेकर जाना, मेडिसिन देना, उसको धूप में ले जाना। तो बहुत कह लीजिए बहुत केयर से उसको शुरू के 1 महीने रखा था। तो ये सब जो एक एक्सपीरियंस रहा, या कह लीजिए जो भी जानकारी मिली, जो भी समझा मैंने, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, स्पेशली जो टू बी पेरेंट्स हैं उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचे, ताकि अगर उनके साथ इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम होती है या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो वो घबराएं नहीं, होप ना लूज़ करें और डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। तो ये तो मैंने आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको बताया कि किस तरीके से आप घर पे मॉनिटर कर सकती हैं। अब बाकी की जो वीडियो है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगी, जहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस क्या होता है, क्यों हो सकता है, उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, डाइट में क्या करना है, क्या कॉस्टिंग रहती है, क्या क्या सप्लाईज चाहिए। तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है पूरा टू द पॉइंट, साथ साथ आपका भी जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो वो सब मैं अपने सेकंड पार्ट में कवर करूँगी, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्प और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि अगर आपके या आपके जानने वाले के बच्चे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है वो हेल्प कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगा, एटलीस्ट हिम्मत बनाने के लिए ही कि एट द एंड सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।